चलो जी, आज शुरू करते हैं अपने जो हम पीछे पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे भाई पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। और पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पॉपुलेशन की दो कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ चुके थे अभी तक। फर्स्ट वाज पॉपुलेशन डेंसिटी एंड सेकंड जो हमने पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी भाई नेटेलिटी या फिर पॉपुलेशन नेटेलिटी। सेकंड जो हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी नेटेलिटी। आज पॉपुलेशन की हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं एंड दैट इज मोर्टेलिटी। सो मोर्टेलिटी क्या होता है भाई? मोर्टेलिटी रिप्रेजेंट्स करता है कि पॉपुलेशन में कितनी डेथ हुई है इंडिविजुअल्स की। सो इट रिप्रेजेंट्स डेथ्स of individuals, death of individuals in a population। कि भाई एक पॉपुलेशन में फॉर एग्जांपल अगर हम इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करें कि 24 में, ठीक है, 24 से 2025 के बीच में यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1000 पॉपुलेशन थी, ठीक है, और उसके बाद इस 1000 में से यहाँ पे कितनी रह गई? मान लिया 900 रह गए इंडिविजुअल्स। और डेथ कितनी हुई इसमें? डेथ हुई यहाँ पे 100, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि भाई इनिशियल में क्या हुआ, 100 पे 1000 पे 100 इंडिविजुअल डाई कर गए, ठीक है। इसी से हम यहाँ पे पॉपुलेशन, इसी से यहाँ पे हम डेथ रेट भी निकाल सकते हैं। डेथ रेट, तो डेथ रेट क्या होगी? नंबर ऑफ इंडिविजुअल डाइंग number of individuals dying per 1000 of population, per 1000 individual in a population। तो यहां से भाई कोई ज्यादा बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं बनता है इसमें, तो इसको हम जल्दी जल्दी ऐसे ही खत्म करेंगे। फिर अगर हम मोर्टेलिटी की बात करें तो मोर्टेलिटी दो टाइप्स की हो सकती है भाई। 2 टाइप होते हैं मोर्टेलिटी के। फर्स्ट होती है भाई थ्योरेटिकल और मिनिमम मोर्टेलिटी बोलते हैं इसको, थ्योरेटिकल मिनिमम मोर्टेलिटी, ठीक है। और दूसरी अपनी वही इकोलॉजिकल और रियलाइज्ड नेट मोर्टेलिटी, इकोलॉजिकल और रियलाइज्ड मोर्टेलिटी। तो भाई थ्योरेटिकल कैसे होगी? थ्योरेटिकल मतलब जब उसको सब आइडियल कंडीशन में इंसान रहे, भाई उसको सारे रिसोर्सेज दे दिए जाए, बेस्ट उसको एनवायरनमेंट में रखा जाए, और तब जब कितने इंसान मर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे एक पॉपुलेशन में? उसको बोलेंगे थ्योरेटिकल मिनिमम मोर्टेलिटी, ठीक है। सो ये किसमें होता है? अंडर आइडियल कंडीशन। अंडर आइडियल कंडीशन में क्या होगा भाई कि भाई रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे उसके पास, ठीक है, और एनवायरमेंट जो होगा फेवरेबल होगा, एनवायरमेंट विल बी फेवरेबल। तो इस कंडीशन में कितने इंडिविजुअल्स वहां पे डाई होते हैं, कितने ऑर्गेनिज्म मरते हैं, उसको बोलेंगे हम थ्योरेटिकल मिनिमम मोर्टेलिटी। तो ये किस लिए मरते हैं भाई? यहाँ पे जब इनके पास रिसोर्सेज है, इसके पास एनवायरमेंटल कंडीशन भी फेवरेबल है सारी, तो यहाँ पे इंडिविजुअल क्यों मरता है? यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स डाई ड्यू टू ओल्डर एज। भाई उसकी एज भी तो बढ़ रही है ना साथ साथ, उसको रिसोर्सेज आप अनलिमिटेड दे दो, उसको आप सारे एनवायरमेंट सारी कंडीशन, उसके एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल कर दो, पर फिर भी उसकी क्या बढ़ेगी? एज बढ़ेगी, और उस एज से जो मोर्टेलिटी होगी उसको बोलेंगे हम थ्योरेटिकल मिनिमम मोर्टेलिटी।
तो इसमें अब बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये आइडियल कंडीशन के अंदर होती है। इसके अपोजिट नॉर्मल कंडीशन में जब मोर्टिलिटी होगी तो उसको हम बोलेंगे इकोलॉजिकल या फिर रियलाइज्ड मोर्टिलिटी। इसमें भाई इसमें देखो, इसमें डिजीज भी आ सकती है, ठीक है, अनफेवरेबल एनवायरमेंट भी हो सकता है, ठीक है, डिजीज हो सकती है, एज फैक्टर भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये सब फैक्टर यहाँ पे अपना रोल प्ले करते हैं एब्सोल्यूट पे, और असल में जो निकालते हैं हम सारे इकोलॉजिकल रियलाइज्ड मोर्टिलिटी ही निकालते हैं, ठीक है। ये इनके अंदर डिफरेंस है। अब इसके अंदर दो तीन टर्म हो रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें से सबसे जो पहली है वो है, फर्स्ट इज पॉपुलेशन प्रोबेबिलिटी, नहीं पॉपुलेशन इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी होगी भैया, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग, भाई मरने के चांस, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग। तो ये क्या होगी भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग, इट विल बी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स dying in a time interval divided by total number of individuals present at start, ठीक है, शुरू में कितने इंडिविजुअल प्रेजेंट थे, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग। तो ये कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं फॉर एग्जांपल 2024 में यहाँ पे 1000 इंडिविजुअल्स थे, ठीक है, और जब 2025 आया तो 2025 एक साल के अंदर एक फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर यहाँ पे 100 जो पर्सन थे वो क्या कर गए, वो डाई कर गए, दे डाइज, ठीक है। तो क्या होगी भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग, probability of dying will be 100, भाई 100 मरे अपॉन में शुरू में कितने थे, तो शुरू में थे हमारे पास 1000, तो probability of dying will be 0.1%, ठीक है। अब ऐसे ही जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग निकालिए, ऐसे ही हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइव भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, कितने सर्वाइव कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी, क्योंकि भाई हम ज्यादातर क्या रहते हैं, हम सर्वाइव में ज्यादा अपना लिविंग प्रोबेबिलिटी ऑफ लिविंग में हम ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, हम मरने वालों पे इंटरेस्ट नहीं रखते, हम जो जिंदा है जो इंसान उन पे हम ज्यादा फोकस करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म जिंदा उन पे फोकस करते हैं, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ लिविंग निकालते हैं। बस इसमें क्या होगा, ये होगा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म survive in a fixed time interval upon total number of organisms present at स्टार्टिंग, शुरू में कितने थे। तो फॉर एग्जांपल हम ये ऊपर वाला ये एग्जांपल लें, इसमें से 100 लोग तो मर गए थे, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ लिविंग कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ पे हो जाएगी 900 जो सर्वाइव हो रहे हैं अपॉन में 1000, ये हो जाएगी 0.9%, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि 0.9% जो पीपल हैं दे आर सर्वाइविंग, ठीक है। उसके बाद इसी से प्रोबेबिलिटी ऑफ लिविंग से निकलता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, कि भाई एवरेज ईयर्स में कितने एवरेज ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो सरवाइव करेंगे, वो जिंदा रह जाएंगे, इसी को बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर हमें किसी की पता चल जाए, फॉर एग्जांपल हमें पता चल जाए कि भाई ये इस एज ग्रुप के इंसान जो है इतने दिन तक जिंदा रहेंगे, ठीक है, तो हम उसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें पता है कि भाई ये 25 साल का है, ये भी 50 साल और जिएगा, तो जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वाले लोग होते हैं वो इसी का फायदा उठाते हैं, ऐसे ये प्रोबेबिलिटी ऑफ लिविंग निकालते हैं।
उससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकाल लेते हैं कि भाई कितने साल जिएगा, और उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, उसका इंश्योरेंस डिसाइड करते हैं। अगर कोई भाई बूढ़ा होगा तो उसको इंस्टॉलमेंट ज्यादा भरनी पड़ेगी, है ना, और कोई बच्चा होगा भी तो उसकी इंस्टॉलमेंट पे कम रखेंगे। उसको पता है कि भाई ये बच्चा है, अभी तक इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसकी ज्यादा है, ये कम से कम 50 साल तक तो जिएगा। और कोई बूढ़ा होगा, कोई 50 साल का होगा, तो उनको पता चल जाता है उससे कि भाई इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ लिविंग या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसकी, वो इसकी मान लिया कि भाई 20 साल हो रहे हैं, तो 20 साल के अकॉर्डिंग उससे किस्त बनाएंगे, वो 20 साल के अकॉर्डिंग उसके इंस्टॉलमेंट बनाएंगे, लाइफ इंश्योरेंस देंगे उसको 20 साल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लिविंग से हम क्या निकाल सकते हैं, फ्रॉम प्रोबेबिलिटी ऑफ लिविंग वी कैन कैलकुलेट लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, और इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी भाई एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स, एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स, एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स lived by an organism of a particular age, भाई एज के अकॉर्डिंग ही निकलती है, ऑफ ए पर्टिकुलर एज, ठीक है, कि वो कितने साल जिएगा। और जैसे ही हमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी पता चल जाती है कि इतने साल जिएगा, तो हम उस पॉपुलेशन का, हम उसकी एज के अकॉर्डिंग हम एक टेबल बना सकते हैं, और उसी को बोलते हैं लाइफ टेबल। ठीक है, उसी को बोला जाता है भाई लाइफ टेबल। तो एक्चुअल में जो ये इंश्योरेंस कंपनी वाले हैं, ये लाइफ टेबल ही बना के रखते हैं, इनके पास लाइफ टेबल होती है कि भाई 23 साल का इंसान कितना जी सकता है, और ये टोटल पॉपुलेशन का कैलकुलेट करते हैं कि इंडिविजुअल का नहीं बता सकते। ठीक है, तो एवरेज नंबर ऑफ ईयर से कितना जिएगा। ठीक है, तो लाइफ टेबल क्या होगी भाई, सो लाइफ टेबल इट इज ए स्टैटिकल डिवाइस, ये एक स्टैटिस्टिकल टूल है विच गिव क्लियर इंडिकेशन ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स, या एवरेज नंबर बोले, एवरेज नंबर इज गुड वर्ड, एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स सर्वाइव्ड बाय अ पर्टिकुलर एज ग्रुप। कोई एज ग्रुप कितने साल जिएगा, ये किससे पता चल सकता है, हमें लाइफ टेबल से पता चल सकता है। देखो मैं एक तुम्हें लाइफ टेबल दिखाता हूं, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, उसमें कैलकुलेशन वगैरह कुछ याद नहीं करनी, आपको बस एक बार देखना है कैसे सी होती है। ये एक लाइफ टेबल है भाई, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए लाइफ टेबल। ये एक बार्नेकल्स की, बार्नेकल्स पता है ना आप लोगों को, बार्नेकल्स जो वेल्स के ऊपर चिपके रहते हैं। ठीक है, ये एक मोलस्क होता है बार्नेकल्स, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। तो देखो ऐसे बनाई जाती है ये लाइफ टेबल। इसमें सबसे पहले तो हम एज ग्रुप लिखते हैं, ये कि भाई कितनी एज का है, कि भाई 0 अभी अभी पैदा हुआ है, फिर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरीके से। फिर स्टार्टिंग में कितने इंडिविजुअल है जो सर्वाइव कर रहे हैं, उसके ऑब्जर्व कितने अलाइव है, जिंदा है वो हम निकाल लेंगे यहाँ से काउंट करके टोटल, कि भाई 100 सर्वाइव कर रहे हैं, 1 साल के बाद फिर 62 सर्वाइव कर रहे हैं, उसके बाद 34 सर्वाइव कर रहे हैं, फिर 3 साल के 20 सर्वाइव कर रहे हैं, जो 4 साल के 15.5 सर्वाइव कर रहे हैं, ऐसे करके हम ये निकाल लेते हैं। उसके बाद इनका प्रोपोर्शन भी निकाल लेते हैं। प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे भाई, ये 1 कैसे आया, 142 डिवाइडेड बाय 142, भाई एक पर्टिकुलर एज पे जितने नंबर ऑफ सर्वाइविंग है डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर, जो हम वो बता रहे थे ना प्रोबेबिलिटी ऑफ लिविंग, ये वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ लिविंग। जैसे एज 1 पे देखो, तो एज 1 पे क्या हो जाएगा, 62 बाय 142, तो ये आएगा 0.437। फिर एज 2 पे कितना हो जाएगा, ये था 1 एज पे, एज 2 पे हो जाएगा ये 34 बाय 142। इनिशियल में कितने ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, उससे हम ये निकालते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये आ जाएगा भाई 0.23। तो जैसे हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल निकाला है, ऐसे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग भी निकाल सकते हैं, भाई कितने मरे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 80 की डेथ हुई है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 80 बाय
142, फिर हो जाएगा 28/142। इस तरीके से कैलकुलेशन करी जाती है। ये कैलकुलेशन करके नंबर ऑफ लिविंग अपॉन नंबर ऑफ लिविंग कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ लिविंग निकालेंगे भाई कोई पर्टिकुलर एज पे प्लस उससे नेक्स्ट वाले ग्रुप में कितने सर्वाइव करें। कैलकुलेशन पे ध्यान मत देना भाई, बिल्कुल भी कोई नहीं पूछेंगे आपसे। x+1 अपॉन में एवरेज निकालते हैं भाई, ठीक है। जैसे इन दोनों ग्रुप का एवरेज निकाल लिया सर्वाइवल का, इन दोनों ग्रुप का, फिर इन दोनों ग्रुप का निकाल लिया, फिर इन दोनों ग्रुप का निकाल लिया, फिर इन दोनों ग्रुप का निकाल लिया, ऐसे। और साथ साथ इनका टाइम भी निकाल लेते हैं साथ साथ, और टाइम निकाल के इसकी एक्सपेक्टेंसी निकाली जाती है Lx अपॉन Tx वाले फॉर्मूले से। So Lx is probability of surviving probability, और ये निकालते हैं टाइम कि कितना एवरेज टाइम है। ये करके हम हर एक ग्रुप का क्या निकाल सकते हैं कि वो कितना मीन एक्सपेक्टेंसी कितनी होगी उसकी लाइफ की, ऐसा निकालते हैं। और जो ये फाइनल रिजल्ट आता है इसी को ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वाले जो है यूज करते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग। ठीक है भाई, यहां तक बताओ भाई, किसी को कुछ डाउट है? इसी कैलकुलेशन मैंने आपको ये पूरी लाइफ टेबल आपके नोट्स में भी डाल रखी है, ऐसे कैसे कैलकुलेशन आपको बिल्कुल याद नहीं रखनी इसमें, बस आपको ये पता होना चाहिए कि लाइफ टेबल होती क्या है। उसमें हम लाइफ टेबल से लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकालते हैं। तो बताओ यहां तक सबको क्लियर है? चलो गुड। अब बढ़ते हैं भाई इसी से आगे, थोड़ा सा और आगे इसी में मोर्टेलिटी वाले इसमें। देखो अगर हमें एक किसी कोई लाइफ टेबल अगर पता चल गई तो इससे हम कोई ग्राफ भी बना सकते हैं ना, कि भाई हमें पता चल गया कि भाई जो 1 साल के बार्नेकल है वो 1.97 ईयर्स तक जिंदा रह रहे हैं, 2 साल के इतने साल तक, ये इतने साल तक, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। और उन्हीं ग्राफ को बोला जाता है सर्वाइवलशिप कर्व। ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है सर्वाइवलशिप कर्व से। सर्वाइवलशिप कर्व्स, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ध्यान से देखना, ठीक है। और इसमें भी मैं बताऊंगा कि कहां से पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सो द डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लाइफ टेबल can be used to draw survivalship curve of a population, ठीक है। these curves are called सर्वाइवलशिप कर्व। इनको बोला जाता है भाई सर्वाइवलशिप कर्व। तो क्या हुआ भाई? सर दिख नहीं रहा, थोड़ा ऊपर कर दीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, सॉरी। अब ठीक है? अभी भी नहीं दिखाई दे रहा विमलदीप? ओके, तो जो ये सर्वाइवलशिप कर्व होंगी ये 3 टाइप्स की होती हैं भाई। दे आर ऑफ 3 टाइप्स। दे आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन सी होंगी भाई? फर्स्ट होगी कॉन्वेक्स, ठीक है, वन इज कॉन्वेक्स, सेकंड इज लीनियर, एंड जो थर्ड होती है वो होती है भाई कॉनकेव। चलो एक सर्वाइवलशिप कर्व भी बना के हम देखते हैं कि वो कैसे दिखाई देती है। एक सेकंड मैं ये देख लेता हूँ इसका आइडिया कहां तक। ओके, मेरे को यहां से नीचे चल रहा है, ठीक है। तो हम एक सर्वाइवलशिप कर्व भी बनाते हैं, ठीक है, ये, और उसको ड्रॉ करके सारा उसी में समझते हैं ये कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो देखो
मैं एक पहले सर्वाइवलशिप कर्व बना लेता हूं यहाँ पे। इस सर्वाइवलशिप कर्व के अंदर क्या होगा भाई, एक ये होगा वन एक्सिस, एक होगा ये वाला एक्सिस, ठीक है। इसमें क्या होगा भाई, इसमें वाई एक्सिस पे तो होगा कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, वाई एक्सिस पे होगा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, कि भी कितने इंडिविजुअल्स हैं यहाँ पे, और इसको कई बार लॉग स्केल में भी लिख लेते हैं, लॉग स्केल में भी यहाँ पे, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे होगा यहाँ पे, इसमें एक्स एक्सिस पे होगा यहाँ पे टाइम, ठीक है, ये होगा टाइम, या फिर बोले कि भाई टोटल लाइफ स्पेन, ठीक है, टोटल लाइफ स्पेन। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, जो सबसे पहले कन्वेक्स टाइप की कर्व होती है वो कैसे होती है, वो इस तरीके की होगी भाई, उसमें इस टाइप की, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूं मैं, ठीक है। सो ये किस टाइप की कर्व है, दिस इज कॉन्वेक्स कर्व। इसको टाइप वन कर्व भी बोला जाता है भाई, टाइप वन, फर्स्ट टाइप की, ठीक है। सेकंड जो होती है वो होती है भाई लीनियर। लीनियर को मैं थोड़ा अलग ग्राफ से अलग इससे बना देता हूं। लीनियर होगी भाई ऐसे सीधी सीधी। अब आपको ये समझना है कि ये कैसे होती हैं, ये क्यों क्यों बनते हैं ऐसे ग्राफ, ठीक है। और तीसरी होगी भाई ये इस टाइप की, ठीक है। अब देखो एक एक करके समझते हैं इनको। फर्स्ट इज कॉन्वेक्स टाइप कर्व। इसमें क्या होगा, यहाँ पे जैसे जैसे नंबर बढ़ रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसका लाइफ स्पेन 2 ईयर है, 4 ईयर है, 8 ईयर, 10 ईयर, फिर 12 ईयर, 14 ईयर, 16 ईयर और 18 ईयर। फॉर एग्जांपल किसी का 18 ईयर ही है, ठीक है, ईयर्स बढ़ रहे हैं यहाँ पे। और इधर ये है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो कॉन्वेक्स टाइप की कर्व में क्या होगा, स्टार्टिंग में लोग बहुत ज्यादा, स्टार्टिंग में जो होगा ऑर्गेनिज्म लाइव रहेगा, ठीक है, जो उनके यंग वंस होंगे वो बहुत ज्यादा लाइव रहेंगे। और वो पर ओल्ड एज में जैसे जैसे वो ओल्ड होते जाएंगे, जैसे जैसे वो मरते, जैसे जैसे ओल्ड होते जाएंगे, उनमें मोर्टेलिटी होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ कर्व इज सीन इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में एंड शिप में, रूमिनेंट्स में मिलती है भैया, ठीक है। तो ह्यूमनशिप में क्या होता है भाई, बच्चे जो होते हैं बच्चों में इतनी ज्यादा मोर्टेलिटी नहीं होती, पर ओल्डर एज में जाने के बाद उनको डिजीज हो जाती है, ठीक है, एज भी कमजोर हो जाती है, उनकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, तो लोग वो क्या होना शुरू हो जाते हैं, वो डाई करना शुरू कर जाते हैं। तो दिस इज फर्स्ट, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स टाइप ऑफ कर्व। सेकंड होती है भाई लीनियर। लीनियर में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लीनियर में क्या होता है भाई, लीनियर में कांस्टेंट रहती है ये, ठीक है, एज स्पेसिफिक सर्वाइवल इज नियरली कांस्टेंट हियर, दिस इज लीनियर। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई कोई पर्टिकुलर एज के लोग, एज के ऑर्गेनिज्म ज्यादा मर रहे हैं। इसमें क्या होता है, एज स्पेसिफिक सर्वाइवल इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है भाई। जैसे कि भाई 2 साल का इंसान ज्यादा जिंदा रहेगा, 4 साल का उससे कम, 8 साल का उससे कम, 6 का फिर उससे कम, तो ऐसे कांस्टेंट रहेगा एक। इसके अलावा फ्री जो थर्ड, अच्छा ये जो मिलती है लीनियर टाइप की मिलती है, ये जनरली मिलती है भाई बर्ड्स के अंदर, ठीक है, बर्ड्स एंड रोडेंट्स के अंदर, बर्ड्स में एंड रोडेंट्स में, रोडेंट्स में। और इसको हम टाइप 2 कर्व भी बोलते हैं, टाइप 2 कर्व। तो ये दोनों तरीके से पूछे जाते हैं भाई इनके एग्जाम्पल, कि भाई ये टाइप 2 भी पूछ लेंगे, टाइप 1 भी पूछ लेंगे। तो आप याद रखना हमेशा बाहर से शुरू होता है, टाइप 1 बाहर से, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड टाइप की है वो है भाई कॉनकेव, जिसमें केव सी बनी हुई है ना ऐसे अंदर, यहाँ पे केव सी बनी हुई है, दिस इज कॉनकेव। और इसको बोलते हैं टाइप 3 कर्व, ठीक है। और ये मिलती है भाई ज्यादातर इंसेक्ट्स में एंड
फिशेज में, इंसेक्ट्स एंड फिशेज में, मोलस्क में। फिशेज में देखो फिशेज का एग्जांपल से आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हो। जैसे एक फिश है, वो फिशेज क्या करते हैं, बहुत सारे एग प्रोड्यूस करते हैं। वो एग जो है स्पर्म के साथ मिलकर फर्टिलाइज हो जाते हैं, जाइगोट बना देते हैं। तो एक टाइम पे बहुत सारी फिशेज होती हैं, बट विद टाइम एनवायरमेंटल कंडीशन अनफेवरेबल होने के कारण साथ साथ उनका बहुत ज्यादा प्रीडेशन भी होता है, क्योंकि ओपन वाटर में रहते हैं। तो उनमें क्या होता है, स्टार्टिंग में जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा मरते हैं। स्टार्टिंग में एकदम से डिप जाएगा, इसमें ये ब्लू लाइन जो मैंने डिप कर रखी है ना, ये एकदम से डिप जाएगा, ये इस तरीके से स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा मोटिलिटी होगी। बट जब एक बार सर्वाइव कर जाएंगे वो, तो वो फिर क्या हो जाएगा, लगभग वो कांस्टेंट हो जाएगा, धीरे धीरे वो कम करना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज टाइप थ्री टाइप ऑफ कर्व। अब इसमें जो टाइप 1 कर्व को फॉलो करते हैं उनको बोला जाता है इटेरोप्टेरस एनिमल, इटेरोपेरस, इटेरोपेरस एनिमल्स, इनको बोलते हैं इटेरोपेरस एनिमल्स। और जो कनकेव को फॉलो करते हैं, जो कनकेव को फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं सेमल पेरस, सेमल पेरस एनिमल्स। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन यहां से जो बनता है, वो आपका क्वेश्चन यहां से जो मेन बनता है वो ये बनता है कि बताओ इटेरोपेरस जो एनिमल्स होते हैं वो कौन से टाइप की सर्वाइवलशिप कर्व को फॉलो करते हैं। तो दे फॉलो टाइप 1 और या फिर बोलो कॉन्वेक्स कर्व। और सेमल पेरस एनिमल कौन से कर्व को फॉलो करते हैं, सो दे फॉलो दिस टाइप 3 कर्व एंड कॉन्केव। अब आप इसको साथ में एक और भी चीज याद रखो, ये तो थे भाई नॉर्मल वैसे कर्व, बट एक और भी इसमें पूछा जाता है कई बार, वो होता है होमोमेटाबोलस इंसेक्ट, कि होमोमेटाबोलस इंसेक्ट की कैसी कर्व होगी। और ये होमोमेटाबोलस इंसेक्ट असल में होते क्या हैं, ये होमोमेटाबोलस इंसेक्ट वो होते हैं जिसमें यहाँ पे अलग अलग लाइफ स्टेजेस होती हैं, जैसे कि कंप्लीट लाइफ स्टेजेस होते हैं, जैसे कि एग, ठीक है, एग, जाइगोट, प्यूपा, लार्वा और इंस्टार। ठीक है, ऐसे लाइफ स्टेजेस हो अलग अलग इसमें। तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें हर स्टेज पे क्या होगा, मोटिलिटी होगी। तो अगर हर स्टेज पे मोटिलिटी होगी तो इनकी क्या होगी, एक स्टेप वाइज कर्व बनेगी कि भाई देखो जैसे यहाँ पे ये एग सर्वाइव करे इतने, फिर इसमें से कुछ एग वो हैं वो मर गए, फिर उसके बाद इतने नंबर ऑफ जायगोट सर्वाइव करें, फिर उनमें से इतने जायगोट मर गए, फिर उसमें से इतने पीपा सर्वाइव करें, उस पीपा में से इतने मर गए, एज इतने लार्वा सर्वाइव करे, इतने ये मर गए, इतने स्टार सर्वाइव करे। तो जो ये है स्टेयर टाइप की, जो ये सीढ़ियां सी बन गई है, स्टेयर टाइप कर्व, ये किस में मिलती है, ये मिलती है भाई होमोमेटाबोलस इंसेक्ट में। बताओ बच्चों, यहां तक समझ में आया सबको, यहां तक सबको क्लियर है। चारों टाइप की कर्व आपको समझ में आ गई, गुड। अब बढ़ते हैं भाई इसी में आगे थोड़ा सा, और नेक्स्ट इज एज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब जब हम मोटिलिटी की बात करते हैं, तो जब मोटिलिटी होगी तो हमें ये भी तो पता चलेगा ना कि भाई पर्टिकुलर एज के कितने इंसान है, तो उससे हम एज डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट इज एज डिस्ट्रीब्यूशन। रुको मैं इसकी सेटिंग ही ठीक कर देता हूँ, नहीं तो मेरे को ऊपर लिखा जाएगा, आपको दिखाई नहीं देगा। एक सेकंड रुकना भाई। आई थिंक अब ठीक रहेगा, है ना। तो नेक्स्ट इज एज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है भाई, इट इज द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉपुलेशन, ठीक है, विच रिप्रेजेंट्स कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है वहां पे।
ठीक है, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के। ठीक है, तो मैं इसकी डेफिनेशन एक बार लिख देता हूं, आप भी लिखो साथ साथ। द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स of a population, ठीक है, is influenced by the different age group present in the population, एंड ये एज ग्रुप हम किससे एक्सप्रेस कर सकते हैं? दीज एज ग्रुप्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एज डिस्ट्रीब्यूशन, ये एज डिस्ट्रीब्यूशन से। और इसमें हम पता लगा सकते हैं कि भाई कौन सी पॉपुलेशन एक्सपेंडिंग होगी, कौन सी पॉपुलेशन जो है स्टेबल होगी, या फिर कौन सी पॉपुलेशन है वो डाइंग होगी या डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन होगी। ठीक है, और इसको हम पॉलिनोमियल के फॉर्म में जब लगाएंगे तो हम 3 टाइप के इसमें से एज डिस्ट्रीब्यूशन जो है पिरामिड बना सकते हैं। और वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट जो इसमें होगा वो होगा भाई इसमें एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन का, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। इसमें क्या होता है भाई, देखो एक्सपेंडिंग जब भी पॉपुलेशन होगी ना, इसमें ऐसा सा ग्राफ बनेगा भाई इसका ट्रायंगल शेप में, और ये जो इनकी विड्थ है ना, विड्थ इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और जो मैंने 3 में डिवाइड करे हैं, 3 क्या क्या है? सबसे पहले होगा भाई प्री रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स, प्री रिप्रोडक्टिव, ठीक है। सेकंड होगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स, और थर्ड होगा पोस्ट रिप्रोडक्टिव, मतलब जो बूढ़े होंगे, पोस्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब एक जो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन होगी, उस एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन में क्या होता है? एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव, जो प्री रिप्रोडक्टिव के जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनका नंबर सबसे ज्यादा होगा, नंबर इज हाई। तो यहां से क्वेश्चन भी ऐसे पूछा जाता है कि बताओ इनमें से कौन से टाइप की पॉपुलेशन में जो है नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स का हाई होगा, या फिर प्री रिप्रोडक्टिव की जगह कई बार हम यंग भी बोल देते हैं। अगर किसी पॉपुलेशन में यंग्स का नंबर बहुत ज्यादा है, ठीक है, जैसे इंडिया की पॉपुलेशन है, जैसे चाइना की पॉपुलेशन है, यहाँ पे यंग लोग बहुत ज्यादा है, ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले बहुत ज्यादा है, तो वो पॉपुलेशन क्या होती है? हमेशा एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन होती है, वो पॉपुलेशन आगे जाके बढ़ेगी, ठीक है। इसके अपोजिट दूसरी कौन सी होती है? दूसरे टाइप का होता है बेल शेप कर्व, जिसमें दिखे बेल शेप। बेल शेप में क्या होगा भाई? बेल शेप कुछ इस टाइप की होगी भाई, बेल के जैसी। घंटी के जैसे होगी भी, बेल के जैसे, ठीक है। इसमें क्या होगा? जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स होंगे और जो प्री रिप्रोडक्टिव, जो प्री रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म होंगे, इनका नंबर सिमिलर होगा, बिल्कुल सेम तो नहीं कह सकते एज इट इज बिल्कुल सेम, सिमिलर होगा, आसपास होगा इनका। और जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव होंगे, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, इसमें क्या होगा? इसमें लेस होंगे नंबर, लेस नंबर। तो ऐसी पॉपुलेशन जिसमें रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव के ऑर्गेनिज्म, यंग ऑर्गेनिज्म सेम होते हैं, उसको बोलते हैं हम भाई कि ये पॉपुलेशन क्या होगी? ये पॉपुलेशन होगी स्टेबल, ये एक स्टेबल पॉपुलेशन होगी, इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होंगी, ना ये ज्यादा आगे जाके एक्सपेंड करेगी, ना ये पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी।
एक और थर्ड टाइप की कर्व जो इसमें बनती है, थर्ड टाइप का पिरामिड बनता है, उसको बोलते हैं अर्न शेप, अर्न शेप पिरामिड। ठीक है, तो अर्न शेप में क्या होता है भाई, इसमें देखो, इसमें जो प्री रिप्रोडक्टिव वाले ना वो सबसे कम होंगे। अगर मैं इसको अर्न शेप ऐसा सा बनाऊं, इस टाइप में, ठीक है, सो दिस इज प्री रिप्रोडक्टिव, देन उसके बाद रिप्रोडक्टिव, और उसके बाद है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ठीक है, तो ऐसे पॉपुलेशन जिसमें प्रो रिप्रोडक्टिव जो है उसका नंबर बहुत ज्यादा कम हो, बहुत ज्यादा लेस हो, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव का नंबर मोर और लेस सिमिलर हो, तो ऐसी पॉपुलेशन को बोलते हैं कि दिस काइंड ऑफ पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। तो जो जापान की पॉपुलेशन है ना, जापान की पॉपुलेशन में ऐसा है भाई, जापान की पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव यंग बहुत कम है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हाँ, जापान की जो पॉपुलेशन है उसमें डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, वो उसमें यंग बहुत कम है, तो उसमें कैसे कैसे कर्व बनेगी, अनशेप कर्व पिरामिड बनेगा इसमें। ठीक है, ये बताओ भाई, पिरामिड समझ में आए? इन दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, सर्वाइवलशिप कर्व से और एज पिरामिड से। तो मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं। देखो, एज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, इनकी जो विड्थ होती है वो क्या शो करती है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और उसके बाद तीन टाइप के हमारे पास ये पिरामिड होते हैं। फर्स्ट इज एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन के पिरामिड। एक्सपेंडिंग के क्या होगा, इसमें प्री रिप्रोडक्टिव भाई यंग वंस बहुत ज्यादा होंगे, यंग इंडिविजुअल बहुत ज्यादा होंगे। सेकंड इज बेल शेप्ड, इसमें प्री रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव दे आर इक्वल इन नंबर, मोर और लेस इक्वल इन नंबर। तो ये ऐसी पॉपुलेशन क्या होती है, स्टेबल पॉपुलेशन होती है। ठीक है, और अर्न शेप क्या होता है, अर्न शेप पिरामिड में क्या होता है, जो प्री रिप्रोडक्टिव वाले होंगे वो उनका नंबर बहुत ही ज्यादा कम होगा, और ऐसी पॉपुलेशन क्या होती है, ऐसी पॉपुलेशन हमेशा डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन होती है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन नाउ? बताओ बच्चों। चलो, वेरी गुड। अगर आपने ये पढ़ लिया है आप, तो इसमें एक छोटा सा पार्ट और बचा है, दैट इज सेक्स रेशो। ये भी आपने सुना होगा, सेक्स रेशो। तो सेक्स रेशो क्या होती है भाई, सेक्स रेशो रिप्रेजेंट करती है कि भाई परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल इन ए पॉपुलेशन, कितने मेल एंड फीमेल है पॉपुलेशन में। इट रिप्रेजेंट्स परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल इन ए पॉपुलेशन। ठीक है, कि कितने। अब देखो, इस सेक्स रेशो को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दो टाइप के होते हैं भाई। फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्स रेशो, प्राइमरी सेक्स रेशो, एंड सेकंड इज सेकेंडरी सेक्स रेशो। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, प्राइमरी सेक्स रेशो क्या होती है, प्राइमरी सेक्स रेशो होगी जब जायगोट बनने के टाइम पे। ठीक है, जब कंसेप्शन होगा, जब जायगोट बनेगा, तो उस टाइम पे प्रोबेबिलिटी क्या है सेक्स रेशो की। तो भाई प्राइमरी सेक्स रेशो जायगोट बनने के टाइम पे है, तो जायगोट बनने के टाइम पे तो भाई हमेशा प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, हमेशा 1:1 ही रहती है। या तो वो मेल बनता है, या फिर क्या बनता है, वो फीमेल बनता है। पर हमेशा ऐसा तो नहीं होता भाई, हमारे पास प्रोबेबिलिटी तो दोनों है, या तो मेल मेल होगा या फिर फीमेल होगा। अगर चांस फैक्टर की देखें तो हमेशा ये 1:1 रहना चाहिए पॉपुलेशन में। बट ये रेशो आगे चल के डिविएट होती है जब बर्थ होता है ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्स रेशो क्या होती है, रेशो एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब बच्चा जन्म लेता है उस टाइम पे क्या रेशो है एक्चुअल पॉपुलेशन में। तो ये इट ऑलवेज ऑलवेज डिविएट फ्रॉम 1:1, ये हमेशा 1:1 से अलग होती है। ठीक है, तो 1:1 से अलग कैसे होगी, जैसे देखो
ह्यूमन की अगर मैं पॉपुलेशन बात करूँ ह्यूमन की पॉपुलेशन में, तो ह्यूमन की पॉपुलेशन में ये स्टार्टिंग में तो क्या होती है, ज्यादातर ये मेल को फेवर करती है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ बर्थ इट फेवर्स मेल, बट at older age it favors फीमेल। इसका क्या मतलब भाई, देखो जब जन्म होता है ना तो ये देखा गया कि भी जो ह्यूमन की पॉपुलेशन है उसमें मेल ज्यादा जन्म लेते हैं, बट जैसे जैसे हम अगर ओल्ड एज में देखा जाए कि भाई ओल्ड एज में सेक्स रेशो क्या है, तो फीमेल ज्यादा जिंदा रहती है, ठीक है। तो फीमेल ज्यादा जिंदा रहेंगी तो उसमें क्या होगा भाई, वो रेशो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी, फीमेल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अब देखो इसको हमें ना एक जैसे बर्ड्स के केस में बात करें, तो बर्ड्स के केस में क्या होता है, स्टार्टिंग में मेल्स को फेवर करती हैं और ये एंड तक मेल्स को ही फेवर करती रहती है। अब ऐसा क्यों होता है भाई इसमें, क्योंकि देखो जो फीमेल बर्ड होती है वो अपना बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करती है इंक्यूबेशन के लिए, नेस्ट बिल्डिंग के लिए, है ना। और भाई बच्चे को खाना खिलाना, उसको उड़ाना, फिर उसके बाद उसमें उसको सॉन्ग सिखाना, ये सारे चीजें कौन इन्वेस्ट करता है, फीमेल इन्वेस्ट करती है। भाई एक फीमेल है, वो अपने बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं, उसके लिए खाना लेने जा रहे हैं, तो फीमेल को ही तो प्रीडेटर खा सकता है ना आगे कोई। तो मेल के ये बर्ड्स के अंदर ये कैसी होगी, देखो बर्ड्स के अंदर होगी ये ऐसे, स्टार्टिंग में इट विल फेवर टू मेल, ये मेल को फेवर करेगी, और एंड में भी ये किसको फेवर करेगी, मेल को फेवर करेगी। जबकि ह्यूमन के केस में क्या होता है, ह्यूमन के केस में ये स्टार्टिंग में फेवर करेगी मेल को, एंड में फेवर करेगी ये फीमेल को। बताओ यहाँ ये वाली चीज आपको समझ में आई, क्यों होता है भाई सेक्स रेशो में चेंज ऐसे। भाई ह्यूमन के केस में स्टार्टिंग में मेल मेल ज्यादा हो रहे हैं, बट फीमेल एंड तक जिंदा रहती है, क्योंकि भाई फीमेल के केस में अगर हम एक लार्ज पॉपुलेशन की बात करें, तो फीमेल क्या होते हैं, ज्यादा ज्यादा इसलिए सर्वाइव भी करती है क्योंकि भाई उसको क्या करना पड़ता है, क्योंकि मेल बाहर जाता है, ठीक है, ही इज मोर प्रोन टू डिजीजेस, ठीक है, वो अपना टाइम इन्वेस्ट करता है तो उसकी एनर्जी ज्यादा लगती है वहां पे। जबकि बर्ड्स में क्या होता है, बर्ड्स में सारे काम कौन करती है, फीमेल करती है। आपने ये भी सुना होगा कि इसमें सेक्स रेशो के बारे में भी ये भी सुना होगा कि भाई हाईएस्ट किस में होती है, किस स्टेट में है आपने इंडिया में, है ना, और लोवेस्ट किस स्टेट में है। तो देखो हाईएस्ट जो आजकल सेक्स रेशो है वो है केरला में, केरला में, केरला में हाईएस्ट। और केरला में कितना है, 1084 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स के ऊपर, ठीक है। और ये भी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बर्थ के टाइम पे कैलकुलेट करते हैं भाई, ठीक है, केवल बर्थ के टाइम पे कैलकुलेट करते हैं। और अगर हम हरियाणा की बात करें, तो हरियाणा में आपने सुना होगा कि भाई जन्म लेने से पहले लड़की को मार दिया जाता है ना। तो हरियाणा में ये है लोवेस्ट इंडिया में, एंड दैट इज 879 फीमेल्स पर 1000 मेल। ये बताओ भाई यहां तक किसी को कुछ डाउट है या नहीं है। चलो हम बढ़ते हैं अब आगे और नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं भाई इसकी। और नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है डिस्पर्सल। हमने अभी तक तीन करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए हैं, एक हमने पढ़ा है पॉपुलेशन डेंसिटी, दूसरा पढ़ा हमने नेटिलिटी, और थर्ड पढ़ा हमने मोर्टेलिटी, ठीक है। मोर्टेलिटी वाले से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको ध्यान से याद रखना। अब हम आते हैं भाई नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स पे, नंबर 4, दैट इज डिस्पर्सल, ठीक है। तो डिस्पर्सल क्या होता है भाई, डिस्पर्सल होता है कि भाई जब पॉपुलेशन में इधर उधर डिस्ट्रीब्यूशन हो ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, जब वो इधर उधर जाए। सो इट इज द मूवमेंट ऑफ organisms
इन एंड आउट फ्रॉम द पॉपुलेशन, फ्रॉम द पॉपुलेशन। देखो इसको फटाफट खत्म करते हैं, सिंपल सा है, कोई ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है इसमें। अब देखो ये दो तीन तरीके का होता है, सब आपको पता है। ये जैसे कि भाई एक ये पॉपुलेशन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ इंडिविजुअल रह रहे थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज इंडिया, इंडिया ही बनाते हैं, एक अच्छा सा मैप बनाते हैं इंडिया का सुंदर सा, और उससे समझाते हैं आपको। ये है भाई हमारा प्यारा भारत, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, दिस इज ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कंसेप्ट में बात करेंगे, एंड दिस इज अवर इंडिया। तो देखो क्या हो सकता है भाई, पॉपुलेशन कैसे जा सकती है। मान लिया इंडिया से कोई यहां से चला गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। अगर ये वन वे डायरेक्शन है, वन वे मूवमेंट है, ठीक है, इफ दिस इज वन वे मूवमेंट, वन वे आउटवर्ड मूवमेंट, तो इसको बोलेंगे ये क्या हो गया, ई माइग्रेशन हो गया, दिस इज ई माइग्रेशन, ठीक है। और अगर कोई ऑस्ट्रेलिया से हमारे यहां आ गया हमेशा के लिए रहने, ठीक है, मतलब वन वे इनवर्ड मूवमेंट, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज इमिग्रेशन, दिस इज इमिग्रेशन, ठीक है। थर्ड इज भाई कोई इधर जा रहा है काम करने के लिए, जैसे कि मान लिया आपने से कल ना कोई पीएचडी करने के लिए बाहर चला जाए, और पीएचडी करके फिर क्या हो जाए, वापस आ जाए वापस इंडिया में, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट होगी, जो ये टू एंड फ्रॉम मूवमेंट, टू एंड फ्रॉम मूवमेंट फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अदर पॉपुलेशन, इसको बोलेंगे हम, ये क्या कर रहे हैं भाई, ये हो रहा है माइग्रेशन, दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन। तो माइग्रेशन हमेशा क्या होता है भाई, माइग्रेशन हमेशा किस लिए होता है, माइग्रेशन टेम्परेरी होता है, वो एक टाइम पे जाएगा और वापस से फिर अपने घर आ जाएगा, कुछ टाइम बाद वो अपने घर आ जाएगा। इन मूवमेंट्स को डिसाइड क्या क्या फैक्टर करते हैं, देखो बहुत सारे फैक्टर। अगर ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो ह्यूमन पॉपुलेशन में भाई एजुकेशन भी है, ठीक है। फिर उसके बाद बेटर लाइफस्टाइल, ठीक है। फिर उसके बाद जॉब्स, भाई जॉब करने भी लोग बाहर जाते हैं, माइग्रेट करते रहते हैं, इमिग्रेशन करते रहते हैं। फिर उसके बाद अगर और बात करें तो, अगर हम जनरल एनिमल्स की वैसे बात करें तो जैसे कि फूड अवेलेबिलिटी, भाई फूड कितना अवेलेबल है, रिसोर्सेज, फूड की जगह रिसोर्सेज लिखते हैं, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। भाई एनवायरमेंटल कंडीशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक डियर है, ठीक है, वो डियर थोड़ा सा वैली टाइप में रह रहा है, ठीक है, नीचे नीचे की साइड में रह रहा है। अब नीचे अगर वहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ गई तो और थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाएगा, पर जैसे ऊपर ठंड कम हुई वापस से ऊपर आ जाएगा। तो ये सारे माइग्रेशन के टाइप है, ठीक है। और माइग्रेशन भी, इसमें भी काफी तरीके का माइग्रेशन होता है, जैसे माइग्रेशन डेली बेस पे भी हो सकता है, माइग्रेशन जो होता है डेली बेस पे भी हो सकता है, ठीक है। जैसे किस में होता है, प्लैंक्टन्स के अंदर, प्लैंक्टन्स, भाई प्लैंक्टन्स क्या होते हैं, जब दिन के टाइम में बहुत ज्यादा धूप होती है तो उनको थोड़ी ठंडक चाहिए होती है, तो वर्टिकली वो डाउनवर्ड मूवमेंट कर लेते हैं, नीचे चले डीप में चले जाते हैं पानी में, और जैसे ही रात को फिर ठंड होती है तो वे फिर से ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। सो ये इसकी प्लैंक्टन की मूवमेंट क्या होती है, डेली बेसिस पे मूवमेंट होती है, ये डेली ऐसा होता है। सीजनल हो सकता है ये मूवमेंट सीजनल भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी बताया डियर का मूवमेंट इन ए पर्टिकुलर सीजन, ठीक है। फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि भाई वन वे ट्रिप भी हो सकता है माइग्रेशन में, कई बार वन वे ट्रिप, पर इसको भी माइग्रेशन की कैटेगरी में रखेंगे, वन वे ट्रिप। वन वे ट्रिप में इसलिए इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इसमें भाई एक्चुअल में डेथ हो जाती है ऑर्गेनिज्म की। देखो इसका एग्जांपल है सालमन, ठीक है। सालमन क्या होता है भाई, जो सालमन फिश होती है, सालमन फिश वैसे तो
ये रिवर है, और फॉर एग्जांपल ये आ गया यहाँ पे, दिस इज ओशियन, दिस इज ओशियन एंड दिस इज रिवर। ये सालमन कहाँ रहती है? ये सालमन फिश रहेगी यहाँ पे पानी के अंदर, ओशियन के अंदर रहेगी, ठीक है। अब ये अडल्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, इसके सालमन के अडल्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये अडल्ट क्या करेंगे, ये अडल्ट यहाँ से जाएंगे और मूव करेंगे हेड वाटर में, ऊपर की तरफ जो रिवर्स है, जो रिवर्स समुद्र में आके मिलती है वहां पे मूव करेंगे। यहाँ पे है फ्रेश वाटर और यहाँ पे है सॉल्ट वाटर। यहाँ पे मूव करेंगे, यहाँ पे मूव करने के बाद ये ब्रीड करेंगे, और ब्रीड करने के बाद क्या होगा, ये यहाँ पे इनका सालमन का सालमन डाइज, ये सालमन मर जाती है। अब ये भाई मरी गई तो वापस कैसे आ सकती है, बट कौन वापस आता है, इनके बच्चे वापस आते हैं, ठीक है। ये जुवेनाइल्स बनेंगे, जुवेनाइल्स फिर अडल्ट बनेंगे, और अडल्ट फिर वापस से किस में आ जाएंगे, फिर से वापस से ओशियन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी ऐसी माइग्रेशन जो ओशियन से फ्रेश वाटर में हो किसी ऑर्गेनिज्म की, तो उसको बोलते हैं, फिशेस में स्पेसिफिकली, तो उसको बोलते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन। और अगर ऐसा हो कि भाई कोई फिश फ्रेश वाटर वाली फिश है और वो सॉल्ट वाटर में जाए, तो उसको बोलते हैं कैटाड्रोमस माइग्रेशन, कैटाड्रोमस माइग्रेशन। इसका एग्जांपल है भाई ईल, अंगुइला, अंगुइला जिसको बोलते हैं अंगुइला, ये जो ईल होती है ये है फ्रेश वाटर फिश, ठीक है। तो ये कई बार एग्जांपल भी पूछ लेते हैं कि भाई सालमन में कौन सा माइग्रेशन होता है, सालमन में एनाड्रोमस माइग्रेशन होता है, और कैटाड्रोमस माइग्रेशन किसमें होता है, अंगुइला, अंगुइला ईल फिश में होता है, ठीक है। एक और तरीके की भी मूवमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमंस के अंदर, दैट इज नोमैडिज्म, नोमैडिज्म। और उन ह्यूमंस को बोलते हैं दे आर नोमैडिक। नोमैडिक का मतलब होता है घुमक्कड़, ठीक है। तो ये घुमक्कड़ क्या करते हैं, ये दे वॉन्डर हियर एंड देयर फॉर इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, ठीक है। तो ये पानी की तलाश में और शेल्टर की तलाश, खाने की तलाश में और शेल्टर की तलाश में, वाटर की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं, और ये कभी अपने ओरिजिनल प्लेस पे वापस नहीं आते। ऐसे को बोलते हैं नोमैडिक। जैसे आपने देखा हुआ कई बार राजस्थान से कुछ राजस्थान में कुछ ट्राइब्स हैं, वो अपनी गाय को लेके बहुत सारा झुंड निकलते हैं, या भेड़ बकरियों को लेके निकलते हैं, और उनको जहां पे भी एक फील्ड मिल गया उनको चराने के लिए, वहीं पे रुक जाएंगे। फिर जब वहां पे फूड खत्म हो जाएगा गाय के लिए, फिर वो दूसरी जगह पे चले जाएंगे, वहां से खत्म हो गया फिर वो तीसरी जगह पे चले जाएंगे, तो घूमते रहते हैं। तो वो बहुत कम आप एक जगह पे रुकते हैं, अपने जो होम होता है उनका जो ओरिजिनल प्लेस होता है उस जगह पे वो बहुत कम आते हैं। तो ऐसी टाइप की उसको बोलते हैं नोमैडिज्म या नोमैडिक मूवमेंट। यहाँ तक बताओ भाई, सबको क्लियर है? एक छोटा सा टॉपिक और बच गया, वो खत्म करते हैं फिर इसमें। ठीक है ऋषिका, एक छोटा सा और बचा है इसमें, दैट इज डिस्पर्सन। नेक्स्ट इज डिस्पर्सन, जो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो देखो डिस्पर्सन का मतलब होता है कि भाई एक पर्टिकुलर स्पेस में कैसे ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ पर्टिकुलर स्पेस, ठीक है। जैसे कि देखो डिस्पर्सन कैसा हो सकता है भाई, डिस्पर्सन या तो हुआ यूनिफॉर्म, वो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल एक लाइन में, जैसे स्कूल में जब सुबह सुबह जब वो होती थी ना असेंबली होती थी, तो ऐसे एक लाइन में खड़े रहते थे उस टाइम पे सारे बच्चे। तो अगर ऑर्गेनिज्म बिल्कुल ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, जब रिसोर्सेज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जब रिसोर्सेज अगर बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड होता है भाई रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन।
रैंडम। तो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा भाई, कोई यहाँ पे बैठा है, कोई यहाँ पे बैठा है, कोई यहाँ पे बैठा है, कोई उसमें पैटर्न ही नहीं है, तो इसको बोलते हैं रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। तो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ये अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में होता है, अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन। और जो तीसरा है जो सबसे ज्यादा मिलता है पॉपुलेशन के अंदर, दैट इज क्लम्प्ड, या फिर ग्रुप बोलो, ग्रुप्ड। ज्यादातर पॉपुलेशन के अंदर यही मिलता है। ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने ग्रुप बना के रहते हैं ऐसे, भाई कुछ ऑर्गेनिज्म यहाँ पे इकट्ठा रहेंगे, कुछ ऑर्गेनिज्म यहाँ पे इकट्ठा रहेंगे, और कुछ ऑर्गेनिज्म यहाँ पे ऐसे इकट्ठा रहेंगे। ठीक है, ज्यादातर यही मिलता है, ये है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब ये डिस्पर्सन टाइम में भी हो सकता है, स्पेस में भी हो सकता है। जैसे भी किसी पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे मान लिया अगर आपकी बात करें बच्चों की, तो बच्चे क्या हो गए, किसी के बच्चे कोई क्लास खत्म हुई, टाइम इंटरवल आया, उस टाइम इंटरवल में सारे बच्चे जाके पार्क में कोने में बैठ गए इकट्ठा होके। ठीक है, या फिर ये स्पेस में भी हो सकता है। स्पेस में भाई एक पर्टिकुलर स्पेस में, जैसे कि मान लिया आपके कॉलेज के अंदर 4 पार्क है, पर 4 पार्कों में से एक ही पार्क ऐसी है जिसमें अच्छे सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उसमें फ्लावर भी लगे हैं, तो सारे बच्चे जाके वहीं पे बैठना चाहेंगे। तो ये दिस कुड बी स्पेशियल। स्पेशियल मतलब होता है भाई स्पेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन। एंड दिस कुड बी टेम्पोरल। ठीक है, टेम्पोरल मतलब टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, टाइम रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बच्चों, समझ में आया, बताओ यहां तक। यहां तक समझ में आया भाई। आज हम इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे, और वो उस इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है पॉपुलेशन ग्रोथ। और बच्चे हमेशा उसमें कंफ्यूज होते हैं, तो नेक्स्ट क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम वो शुरू करेंगे नेक्स्ट में, पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चलो, गुड बाय बच्चों।